मंडप में आकर के वो सबके सामने कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो अलीना, बाकी सब जाए भाड़ में। सारे मतलब वो पेरेंट्स वगैरह उसके रिश्तेदार वहाँ खड़े होते हैं बाजू में, सबके सामने वो कहता है कि बाकी सब जाए भाड़ में। वाह वाह। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, दोनों ही फिल्म देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है। फिल्म देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस की मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, फिल्म में ऐसा क्या दिखाया है, पूरा विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज हम करने वाले हैं। दोनों को वैसे मैंने कल रात को ही देख लिया था, यानी गुरुवार 5 अक्टूबर रात को, एक दिन पहले ही मिशन रानीगंज और दूसरी जो थैंक यू वगैरह जो फिल्म आई है बॉलीवुड की, उससे एक दिन पहले ही इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया था। कल रात को कुछ चुनिंदा मल्टीप्लेक्स में एक शो इसका दिया गया था, और आज भी कुछ शोज़ की संख्या बड़ी नहीं है, बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर शोज़ पर इसे रिलीज़ किया गया है, और कोई प्रमोशन भी इसका आपने नहीं देखा होगा। हाँ, पिछले 1-1.5 महीने से जब भी मैं थिएटर में जाता था तो फिल्म शुरू होने से पहले इसका ट्रेलर अवश्य दिखता था। हालांकि वो ट्रेलर भी असहनीय था, वो ट्रेलर भी पूरा नहीं देखा जाता था मुझसे थिएटर में। पता नहीं, एक बहुत ही वियर्ड सी, अजीब सी, ऐसी डिप्रेसिंग कहूँ या क्या मैं बता नहीं सकता, पर उस ट्रेलर की तरफ देखकर अजीब सा फील होता था। यार ये क्या है, मतलब ये मतलब तुरंत एकदम से ऐसा आंखें बाजू में करने का मन होता था। वो कुछ टोन ही ऐसा था, वाइब्स ही ऐसी थी उस ट्रेलर की। पर देखिए, फिर भी मैंने दोनों इस फिल्म से थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशंस अंदर रखे थे आज सुबह जब मैं गया तब, क्योंकि भाई मैंने सोचा चलो ट्रेलर उतना बढ़िया नहीं था पर फिल्म में कुछ तो होगा। राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, सूरज बरजात्या जी जिन्होंने हमें मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ है, विवाह जैसी आइकॉनिक, बिल्कुल टाइमलेस क्लासिक जिनको हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी फिल्में जिन्हें हम अपने परिवार के साथ में कितनी भी बार देख सकते हैं और हर बार वे हमें उतना ही एंटरटेन करेंगी। ऐसी फिल्में जिन सूरज बरजात्या जी ने दी, उनके बेटे की पहली फिल्म है अवनीश एस बरजात्या की, तो मैंने सोचा कुछ तो यार होगा, अलग होगा। पर मैं शायद अपनी ही बात भूल गया था। मैंने आपको कई बार बताया है, देखिए कि जैसे जैसे हम एक जनरेशन आगे जाते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पतन होते जाता है। और ये बात सभी पर लागू होती है, किसी को पर्सनली लेने की आवश्यकता नहीं है, सब पर ये बात लागू होती है। हमारे माता पिता में हम में जितनी सहन शक्ति, उससे कई ज़्यादा सहन शक्ति हमें हमारे माता पिता में है, उनसे ज़्यादा सहन शक्ति दादा दादी, नाना नानी में हमें देखने को मिलती है। मतलब हमारे जितनी सुख सुविधाएं, साधन संपत्ति, संपन्नता हमारे माता पिता के पास में नहीं थी, दादा दादी के पास में नहीं थी, फिर भी उनकी सहन शक्ति हमसे कई गुना ज़्यादा थी। हमसे कई ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में परिश्रम करते हुए वे जीवन में आगे बढ़े थे। हमारे पास में तो आज हम देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी उनके इतनी सहन शक्ति हम में नहीं है। ये तो एक पहलू है ही। उसके साथ में मैंने एक और बात आपको बताई हुई है कि आज जो हम बॉलीवुड में इतना सारा वोकिज़म वगैरह देखते हैं ना, उसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि आज जो फिल्म इंडस्ट्री में जनरेशन है ना, वो बॉलीवुड की तीसरी लगभग जनरेशन है। मतलब जो फिल्म मेकर्स या एक्टर्स वगैरह 80-90 के दशक में थे, उनके बेटों मतलब दूसरी तीसरी जनरेशन आज हम देखते हैं, वो जो अपने रूट्स से, अपने कल्चर से, ज़मीन से टूट चुके हैं। इसी कारण 70, 80, 90 के दशक में भले ही कुछ प्रोपेगेंडा फिल्में भी बनती थी ना, फिर भी उनमें थोड़ा बहुत ज़मीन से जुड़ाव हमें देखने को मिलता था, कैरेक्टर्स रिलेटेबल लगते थे। पर आजकल की फिल्मों में देख लीजिए, कहीं पर किसी कैरेक्टर के साथ में हम रिलेट ही नहीं कर पाते। उनका वो बात करने का तरीका, लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ वो एकदम अजीब सा, वियर्ड सा फील होता है उन सब की तरफ देखकर। और वही मुझे दोनों देखकर हुआ। हालांकि मुझे ऐसा लगा नहीं था कि सूरज बरजात्या जी, राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म है, इतना मतलब देखिए डायरेक्टली दोनों में ऐसा मुंह पर कोई ऐसा एकदम वोकिज्म या वोक एक्टिविज्म देखने को नहीं मिलेगा, पर सटल वे में वे उसी तरफ जा रही है फिल्म लेकर के। मतलब फिल्म के एंडिंग में तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि ये फैमिली फिल्म है और अपने परिवार को साथ में लेकर के जाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं ना, तो इतना बस ध्यान में रखना कि फिल्म के एंडिंग में जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ है, जो अपने रीति रिवाज परंपराओं में विश्वास रखते हैं, या अश्लीलता, फूहड़ता वगैरह ये बातें जिन्हें पसंद नहीं है, जैसे कि पब्लिक में सबके सामने किस वगैरह करना, मतलब
वो जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ ज़्यादातर हम देखते हैं देश में, मध्यम वर्गीय परिवार आदि, तो ऐसे परिवार से अगर कोई सोच रहा है कि अपने माता पिता को लेकर के एक राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म देखने के लिए जाते हैं, तो भाई इतना याद रखना, ऐसे परिवारों को, ऐसे समाज को फिल्म के एंडिंग में भाड़ में जाओ कहा गया है, भाड़ में जाए, हाँ यही शब्द है फिल्म के एंडिंग में। अब ऐसा क्या है, क्यों ये शब्द उपयोग किए गए हैं, चलिए धीरे धीरे बात करते हैं। कहानी की बात करें तो देखिए 4 मुख्य पात्र आप ध्यान में रखिए आगे वीडियो में चर्चा करते हुए। एक तो है सनी देओल के बेटे राजवीर देओल और पूनम धिल्लोन की बेटी पलोमा धिल्लोन। ये राजवीर देओल के कैरेक्टर का नाम देव है और पलोमा धिल्लोन के कैरेक्टर का नाम मेघना। देव और मेघना ये दोनों अपने फ्रेंड्स की शादी में आए हुए हैं। देव की फ्रेंड दुल्हन है और मेघना का फ्रेंड दूल्हा है। अब दूल्हा और दुल्हन का नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, फालतू का कन्फ्यूजन हो जाएगा आगे कहानी बताते समय, उनको मैं दूल्हा और दुल्हन ही कहूँगा। और इन दोनों मुख्य पात्रों को देव और मेघना हम कहेंगे। अब अपने फ्रेंड्स की शादी में ही आते हैं। शादी है थाईलैंड में, डेस्टिनेशन वेडिंग रखी गई है। ये अलग ही आजकल नया बॉलीवुड वालों ने शुरू कर दिया है, बीच बीच में ऐसा दिखाते रहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग। देखिए थाईलैंड में है, वहाँ पर थोड़ा बहुत इनकी शादी में वो भारतीय टच देखने को मिलता है, जैसे कि फूलों की माला वगैरह, पूजा वगैरह दिखती है, पर फिर भी वो एक वेस्टर्नाइज वर्जन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हॉलीवुड के किसी फिल्म में कभी कभार गलती से वो कोई ऐसी भारतीय शादी वगैरह दिखा देते हैं ना, बिल्कुल वैसा फील हो रहा था। वो जो एक इंडियन टच जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर इस शादी में मुझे कम से कम नहीं दिखा। पूरा एक वेस्टर्नाइज शादी हम कह सकते हैं। और इस फिल्म का एक लाइन में वर्णन करना हो तो उस शादी का जैसे हम एल्बम देख रहे हो, कोई वीडियो फुटेज देख रहे हो शादी की, बस ऐसा ही लग रहा था। ज़्यादातर फिल्म में आपको वैसा ही लगेगा कि भाई ये चल क्यों आ रहा है और क्यों रहा है, मैं ये क्यों देख रहा हूँ। और जो थोड़ा बहुत वोक एक्टिविज़म या जो कुछ भी है, भाड़ में जाओ जो मैंने शब्द उपयोग किया, वो फिल्म के एंडिंग में है। वो क्यों क्या है आगे हम वहाँ जाएंगे। तो देव और मेघना वहाँ मिलते हैं। वो दोनों ही किसी और से प्रेम करते थे। देव दुल्हन से प्रेम करता था और मेघना किसी और लड़के से प्रेम करती थी जो दूल्हे का फ्रेंड है। तो पर अब उन दोनों ही अपनी पिछली रिलेशनशिप्स को छोड़कर अभी एक दूसरे से वो देव और मेघना प्रेम करते हैं। यही फिल्म की कहानी है। हालांकि देव को ऑब्सेस दिखाया है, मतलब वो जो दुल्हन है उससे वो बहुत प्रेम करता था और अभी भी उसके पीछे वो बिल्कुल उसकी तरफ देखकर वो थोड़ा क्या कहे, वो रोता बिलखता रहता है। ऐसे वो बाथरूम में वो ऐसा हाथ पटक रहा है, वो सीन भी आपने ट्रेलर में देखा होगा। इस प्रकार का देव है। और मेघना तो भूल चुकी है, जो उसका बॉयफ्रेंड था पहले, गौरव नाम दिखाया है दूल्हे का फ्रेंड, उसको वो भूल चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। हालांकि गौरव इसके पीछे पड़ा हुआ है मेघना के। चलो ये सब बातें मायने नहीं रखती, ये मैं कहानी में उतना जाएंगे भी नहीं। मुख्य पात्र जो मुझे प्रॉब्लमेटिक बातें लगी, अब जो दूल्हा है उसके परिवार को कंजर्वेटिव दिखाया है, रूढ़िवादी, रीति रिवाज परंपराओं की बातें करने वाले हैं। तो जो दुल्हन है वो एक सीन में, पता नहीं मुझे अभी वो लड़कियों के कपड़ों के नाम पता नहीं है, पर वो क्या कहते हैं, घाघरा चोली ऐसा ही कुछ, उसने इंडियन ड्रेस ही, भारतीय वेशभूषा में ही थी वो, पर उसकी कमर दिख रही थी। तो दूल्हे के कंजर्वेटिव फैमिली की कुछ महिलाएं, चुगलखोर आंटीज, वो आपस में चर्चा करने लग जाती है कि यार वो दुल्हन देखो, उसकी तो कमर दिख रही है, हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। अब देखिए, मैं तो एकदम बिल्कुल छोटे से गांव से हूँ, पर मैंने भी आज तक भी गांव में भी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने घाघरा चोली पहनी हो या इवन साड़ी में भी कमर दिखती है, उसको लेकर कोई ऐसे एक दूसरे को टोंट मारता हो, बोलता हो। हाँ, एकदम बड़ा क्लेवेज दिख रहा हो, ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े हो, तब तो समझ में भी आता है, पर उस ड्रेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। हालांकि अगर बड़ा क्लेवेज दिखाते और उसके बाद में वो महिलाएं उसको क्रिटिसाइज करती, गलत कहती, तब शायद लोग उन महिलाओं के साथ में ज़्यादा रिलेट कर पाते, दुल्हन को गलत मानते। और डायरेक्टर ऐसा नहीं चाहते थे, वहाँ पर दुल्हन के प्रति सिंपैथी पैदा करनी थी। इस कारण से उन्होंने कमर के लिए बोल रही है महिला ऐसा दिखाया होगा, पर वो बहुत ही इलॉजिकल लग रहा था, कोई सेंस नहीं था उस बात का। पर फिर दुल्हन की माँ ये बात सुन लेती है, उन चुगलखोर आंटीज़ की बात, फिर वो अपनी बेटी को रूम में ले जाती है और कमर पर ऐसा कपड़ा बांध देती है उसी कलर का ड्रेस के। मतलब भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा एकदम क्या कहे उसको, एकदम इलॉजिकल, इतना ही कह सकते हैं। अब इसके अलावा दुल्हन का जो कैरेक्टर है उसको नैवेद्य या अक्षदा, ये शब्द पता नहीं है, ऐसे दिखाया है। मतलब एक पूजा का सीन है जहाँ पर पुजारी जी कहते हैं दुल्हन से कि अक्षदा डालो, नैवेद्य लो, तो ये शब्द उसको पता नहीं होते। तो जो चुगलखोर आंटीज़ है वो उसको जज करते हुए ऐसे देखती है, तो वो परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है दुल्हन, ऐसा दिखाया है उन्होंने। इसके अलावा जो दूल्हा है
वो प्रपोज करने की प्लानिंग करता है कि भाई शादी से पहले अब मैं इसको प्रपोज करने वाला हूँ। हालांकि ये जो प्रपोज वाला जो क्या कहे, पागलपन कहे या जो कुछ भी बेवकूफ़ी भरी ये जो कुछ है इनका वेस्ट का कचरा, वो हमारे देश में भी कुछ लोग यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब मेरी तो भाई ये समझ से ही पर है, इससे पहले भी मैंने ये बात कही हुई है। मतलब देखिए, दो लोग वर्षों वर्षों तक रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में एक साथ में रहते हैं, पर फिर भी इनको प्रपोज का कुछ ऐसा करना होता है। फिर वो लड़के को ऐसा परा डरते डरते हुए ऐसा प्रपोज करते हुए दिखाया जाएगा, फिर लड़की एकदम से उछल पड़ेगी या तो फिर बहुत ही परेशान हो जाएगी, नहीं 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 मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। मतलब भाई फिर इतने लंबे समय तक तुम साथ में कर क्या रहे थे जो तुम अभी तक तुमको पता नहीं है कि तुमको साथ में रहना है या प्यार करते हो एक दूसरे से या नहीं करते, तो फिर कर क्या रहे इतने, मतलब इतना भी आपको समझ नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा, या आपको समझ में ही नहीं आया आज तक तुम क्या कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। फिर ये प्रपोज वाली नोटंकी करनी है। मतलब वेस्ट ने उल्टी भी कर दी तो उसको भी हमको चाटना है जाकर। कोई सेंस है इस बात का? मतलब इतना ग्लैमराइज कर दिया है ना ये प्रपोज वाले, मैं गलत शब्द बोलना नहीं चाहता, इस पागलपन को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि अब इसको गलत भी बोले तो भी कई लोग शायद परेशान हो जाएंगे। मतलब आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके देखिए, कोई सेंस है इस बात का? अब कल शादी होने वाली है और ये प्रपोज की नौटंकी करके क्या मतलब, इससे क्या सिद्ध होने वाला है? पर चलो कर लिया, ठीक है कर लिया। अब इसके बाद में फिर प्रपोज वो करता है दूल्हा, और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, दूल्हा और दुल्हन, और वो वीडियो हो जाता है वायरल। अब इसके बाद में दूल्हे की कंजर्वेटिव फैमिली की जो चुगलखोर आंटीज़ है वो वीडियो देख लेती है और चर्चा होने लग जाती है कि यार देखो कैसी लड़की है, इस प्रकार से सबके सामने किस कर रही है। हालांकि वो जिससे उसकी शादी होने वाली होती है उसी को किस कर रही है, पर फिर भी वो चुगलखोर आंटीज़ ऐसी चर्चा कर रही है, ऐसा दिखाया है। अब ये बात जब दुल्हन की माँ को पता चलती है तो वो बेटी को कमरे में लेकर के जाती है, बोलती है कि ये सब क्या है, समझ में नहीं आता, क्या ध्यान रखना चाहिए था तुम्हें। तो दुल्हन लड़की कहती है कि भाई ये तो दूल्हे की ही, लड़के निखिल की ही प्लानिंग थी, और वो भी तो है इस वीडियो में, मुझे क्यों सब बोल रहे हैं। तो दुल्हन की माँ अपनी बेटी से कहती है कि देखो वो तो लड़का है, उसको तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम बहू हो, तुमको ध्यान रखना चाहिए था। ये इस प्रकार की डायलॉग्स आपने आजकल बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जो इनके टीनेज ड्रामाज वगैरह जैसा कंटेंट होता है ना, उसमें आपने देखा होगा। ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि पेरेंट्स ने लड़कों को खुली छूट दे करके रखी है, बस कैसा नवा बनकर घूमते रहो, 100 200 200 बस लड़कियों को घुमाते जाओ। पेरेंट्स तो बस लड़कों को खुली छूट देते हैं, सारे अत्याचार बंधन लड़कियों पर डाल देते हैं। मतलब कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कहाँ पर होते हैं ऐसे भाई लड़कों पर तो उल्टा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मैंने तो कम से कम देखे हैं भाई। संयम की, ब्रह्मचर्य की ये शिक्षा तो भारतीय परिवारों में बच्चों को दी ही जाती है। हाँ, बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स वगैरह मैंने ऐसे देखे हैं जो बड़े प्राउड से कहते हैं कि भाई मेरा बेटा तो कैसा नवा बनेगा, 100 लड़कियों को घुमाएगा। तो ये इनकी इंडस्ट्री में होता होगा, पर इनका प्रॉब्लम ये है ना कि ये खुद स्टेरियोटाइप क्रिएट करते हैं और फिर खुद उन स्टेरियोटाइप्स को तोड़ने की नौटंकी करते हैं। अब इनको दिखाना है ना कि समाज कितना घिनौना, जहरीला, दरिंदा, पेट्रियार्कल है, फिर उसके विरुद्ध हमें विद्रोह करना है। हालांकि यहाँ पर सारी बातें सटल वे में थी, ऐसा डायरेक्टली आपको चिल्ला चोट देखने को नहीं मिलेगी, पर उद्देश्य वही था दिखाने का कि कितना घिनौना, दरिंदे, पेट्रियार्कल समाज में हम रह रहे हैं। पर चलो वो हो गया। पर इन सब बातों से दुल्हन परेशान हो जाती कि नहीं 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 नहीं, ऐसे परिवार में तो मैं नहीं जा सकती। तो वो देव से कहती है कि चलो ले चलो मुझे यहाँ से, नहीं करनी मुझे ये शादी। तो देव भी लट्टू ही होता है, वो तो मतलब उसको तो कोई दिमाग नाम की चीज़ है ही नहीं, ऐसा ही पूरे फिल्म में लग रहा था। कोई ऐसे मतलब ना उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस है, ना उसको कोई ढंग के उस कैरेक्टर की डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं, बस वो ऐसे ऐसे इधर उधर देखता रहता है जैसे उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो। अब इसने कह दिया चलो, तो वो गाड़ी लेकर के उसको ले जाता है दुल्हन को। अब देव बचपन से दुल्हन से प्रेम करता है, ये मैंने आपको बताया था, पर दुल्हन को यानी लड़की को अभी तक ये बात अलीना को पता ही नहीं थी कि ये मुझसे प्रेम करता है। वाह ये भी अपने आप में ही एक बड़ी ही इलॉजिकल बात फिल्म में देखते हुए लग रही थी, पर चलो नहीं पता था। पर वहाँ पर बाहर ले जाने के बाद में अलीना को पता चल जाता है कि भाई देव तो मुझसे प्रेम करता था। तो अलीना पूछती है कि देव ये क्या है, ये मैसेज देखो, ये क्या है, तुम मुझसे प्रेम करते थे? देव अब देव अब देव मतलब अब मतलब क्या? और प्यार करते थे का अर्थ क्या होता है? और चलो प्यार करते थे पता चल गया, फिर क्या?
अब क्या जो निखिल जिससे उसकी शादी होने वाली है उसको छोड़कर इसके पीछे जाओगे? पर चलो वहाँ पर कम से कम देव एक सेंसिबल थोड़ा कहता है कि हमें ये तो हो गया विचार, पिछली बातों को भूल कर हमें आगे ही मूव ऑन कर देना चाहिए, क्लोजर के लिए मैं यहाँ पर आया था वगैरह ये बातें कहता है। और साथ में ये भी बात बोलता है कि देखो वो आंटीज़ वगैरह जो कुछ वो लोग तुम्हारे बारे में कह रहे थे उनको बोलने दो, उनको ध्यान मत दो। बाकी निखिल तो तुमसे प्रेम करता है ना, तो उससे तुम्हें बात करनी चाहिए। तो हालांकि बात वो सही कहता है कि लोग क्या कहते हैं इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, पर यह बात तब लागू होती है जब हम कुछ बहुत महान कार्य कर रहे हो, जीवन में कुछ उच्च आदर्श और मूल्य रखकर हम काम कर रहे हो, तब समाज कितना भी ताने मारे फिर उस पर ध्यान नहीं देना होता। पर यहाँ पर तो वो अपनी कुछ उच्छृंखलता भरी, फूहड़ता भरी लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करने के लिए फिर वो दूसरे क्या कह रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उस कारण से वो बात यहाँ पर कही है। चलो ठीक है। अब वो आती है दुल्हन फिर से अपने दूल्हे के पास, निखिल के पास, अलीना, और फिर निखिल को बताती है। और निखिल फिर एंडिंग में कहता है सबके सामने, शादी जहाँ पर वो विवाह हो रहा होता है उनका, मंडप में आकर के वो सबके सामने कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो अलीना, बाकी सब जाए भाड़ में। सारे मतलब वो पेरेंट्स वगैरह उसके रिश्तेदार वहाँ खड़े होते हैं बाजू में, सबके सामने वो कहता है कि बाकी सब जाए भाड़ में। वाह वाह। मतलब देखिए, कोई खुले में एक दूसरे के साथ किस करना चाहता है लोगों के सामने, उनको इस बारे में कोई संकोच नहीं है, और फिर तुम कह रहे हो कि लोग जाए भाड़ में, हमको तो करना है खुले में किस, और फिर वो करते भी है सबके सामने किस वहाँ पर। चलो तुमको ये कूल लगता है, बहुत अच्छी लगती है सारी जीवन शैली लाइफस्टाइल, पर भाई दूसरे कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं है पसंद ये फूहड़ता, पर तुम उनको मूर्ख दिखाना या वो जाए भाड़ में ये बोलकर क्या सिद्ध करना चाहते हो? मतलब आप ऐसे लोग बिल्कुल कितने दरिंदे, घिनौने, पेट्रियार्कल या क्या रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, या पता नहीं, ये उनको आप दिखा रहे हो। तो कल को फिर अगर वो ऐसा बोले कि भाई हम भी खुलकर क्रिटिसाइज करेंगे वोक्स को और लिबरल्स को, वो जो इस प्रकार से खुले में फूहड़ता, उच्छृंखलता या किस वगैरह, हमें भी इसको खुलकर क्रिटिसाइज करना है इस लाइफस्टाइल को, और हम पब्लिकली उनको शेम करेंगे ऐसे लिबरल्स और वोक्स को, और फिर कहेंगे कि तुम जाओ भाड़ में, हम तो तुमको पब्लिकली क्रिटिसाइज करेंगे ही, तुम वोक्स और लिबरल्स को। ऐसा अगर वो समाज कहे तो, पेरेंट्स कहे तो, बुजुर्ग कहे तो, तब तो लिबरल्स और फेमिनिस्ट या जो भी है वोक्स, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, भाड़ में जाओ ये कहने का अधिकार केवल लिबरल्स को होता है। वो पेरेंट्स को भाड़ में जाओ कहेंगे, बुजुर्गों को भाड़ में जाओ कहेंगे, बस सब भाड़ में जाए, हम जैसा चाहे वैसा जिएंगे, किसी को हमें एक शब्द भी बोलने का, कहने का अधिकार नहीं है। और ये जो दुल्हन का कैरेक्टर है वो निखिल, उसको पता था निखिल उससे प्रेम करता है, पर उससे बात किए बगैर वो भागते हुए उसको दिखाया है कि भाई नहीं करनी मुझे शादी, और उस बात को रोमांटिसाइज किया, जस्टिफाई किया उस दुल्हन के कैरेक्टर को, उसको कोई बहुत गलत दिखाया ऐसी बात नहीं है। भले ही देव उसको कहता है कि तुम्हें निखिल से बात करनी चाहिए, पर अगर ऐसा कुछ परिवार में कुछ लोग तुम्हारी कोई गलती बता रहे हो तो उससे तुरंत भाग जाना चाहिए। यही तो, उसी बात को तो रोमांटिसाइज किया है ना वहाँ पर। अब चलिए थोड़ी देर के लिए ये हम इमेजिन करते हैं कि जो दुल्हन है वो निखिल को छोड़ देती कि नहीं करनी मुझे ऐसे परिवार में शादी जहाँ पर ऐसे रूढ़िवादी, घिनौनी सोच वाले लोग रहते हो, जिन्हें खुले में किस करने से प्रॉब्लम है। तो चलो उसने छोड़ दिया उस परिवार को, दूसरी शादी कर ली। क्या उस परिवार में कोई ऐसा बात करने वाला नहीं मिलेगा? क्या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? उस परिवार में भी तो कोई ना कोई बोलने वाला होगा ना। और तुम अपनी लाइफस्टाइल सब पर थोपना चाहते हो, तो सामने वाला कोई अगर कुछ आपस में चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर उससे भी तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए ना। तुम खुलकर जैसा चाहे वैसा जीना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि सब लोग एग्री करें, कुछ लोग चर्चा भी ना करें, बात भी ना करें। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, फिल्म मेकर्स को जो दिखाना है वो बिल्कुल दिखा सकते हैं, पर मुझे दुख इस बात का हुआ कि भाई ये सारी बातें दिखाने के लिए तो है ना 50 अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, फिल्म में बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस यही कचरा आए दिन दिखाते रहते हैं। 90 to 95% कंटेंट बॉलीवुड का इसी कचरे से भरा हुआ है। ये उखाड़ फेंको, वो उखाड़ फेंको, रीति रिवाज उखाड़ फेंको, पेरेंट्स को उखाड़ फेंको, बुजुर्गों को उखाड़ फेंको। भाई उखड़ते उखड़ते भाई ये देख देख कर सर पक गया है। एक सोचा था राजश्री प्रोडक्शंस कम से कम इससे बचा हुआ है, पर भाई अब नहीं, वो जैसे जैसे एक एक जनरेशन हम आगे जाते हैं वैसे वैसे अगली एक जनरेशन्स के प्रॉब्लम्स अलग हो जाते हैं। पिछली जनरेशन्स परिवार को जोड़ना, रीति रिवाज, परंपराएं, हमारा अनुशासन, मूल्य, इनको महत्व देते थे। जैसे जैसे एक एक जनरेशन हम आगे जाएंगे वैसे वैसे उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या तो सेक्स होगी, हमको तो खुलकर जीना है,
हमको तो वो खोकर जीना है, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है और उसके लिए वो फिल्में बनाएंगे, उसी के लिए वो कैरेक्टर्स लिखेंगे, वैसे ही उनकी सोचने समझने की क्षमता होगी। तो पर बस मुझे अपेक्षा नहीं थी राजश्री प्रोडक्शंस में इतना जल्दी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। पता नहीं आगे जाकर और क्या क्या वो बनाएंगे, या फिर मुझे तो ये सोचकर चिंता होती कि जो प्रोडक्शन हाउस आज ऐसे वो कंटेंट बना रहे हैं दूसरे बड़े बड़े, उनकी अगली जनरेशन्स क्या करेंगी, क्या फिल्में बनाएंगी, ये तो सोचकर ही डर लग रहा है मुझे तो। और एक छोटा सा डिफरेंस आप देखिए, सूरज बरजाते जी की पिछली फिल्में आप देख लीजिए, हम साथ साथ है या फिर हम आपके हैं कौन, वहाँ पर भी कुछ ऐसी नक्चड़ी आंटीज दिखाई हुई है, चुगलखोर, है ना। ऐसे देखना आप, हम साथ साथ हैं में ऐसे 3-4 दूसरी मोहल्ले की आंटीज दिखाई है जो बड़ी ऐसी मॉडर्न वेशभूषा उनकी दिखाई है, गॉगल वगैरह, ऐसी पर्स हाथ में लटका कर आती है घर में, फिर वो घर तोड़ देती है। नक्चड़ी आंटीज या चुगलखोर आंटीज वहाँ पर भी दिखाई है, पर वो उनको थोड़ा ऐसा वो है ना, क्या कहते हैं भला, एलिट सोसाइटी वाला उनको दिखाया है, निगेटिव ही उनको दिखाया है। और जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो अपने परिवार, अनुशासन, परंपरा, पारिवारिक मूल्य, इसमें विश्वास करने वाला दिखाया है। पर अभी देखिए उनके बेटे की फिल्म दोनों में ये उल्टा हो गया। अभी अनुशासन, रीति रिवाज, परंपरा की बात करने वाला जो परिवार है लड़के का, वो दरिंदे हो गए, वो निगेटिव हो गए, उनको अभी चुगलखोर आंटीज की तरह दिखाया है। और दूसरी तरफ समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, अब ये थी कुल मिलाकर दोनों की कहानी। जो चलो फिल्म में जो दिखाया है वो तो छोड़ ही दीजिए, ओवरऑल जो डायरेक्शन भी था फिल्म का वो इतना डिप्रेसिंग था, इन कैरेक्टर्स के बारे में जानने की, समझने की कुछ इच्छा ही नहीं होती। भाई माफ़ कर दो, शुरुआत वो तो ट्रेलर ही में ही हम देख ही रहे थे, बस उससे भी बड़ा भयानक एक्सपीरियंस था इस फिल्म को देखना। 2.5 घंटे मैं दोनों को दूंगा 2 स्टार्स। सॉन्ग्स अच्छे थे बस इस कारण से शायद, बाकी तो मुझे फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो देखिए फिल्म में कुछ बस किसिंग सीन है लिप टू लिप, बाकी तो ऐसी कोई सेक्स न्यूडिटी वायलेंस वगैरह फिल्म में नहीं है। बाकी आपने अगर गलती से इस फिल्म को देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।